गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि बोर्ड देखकर आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग हिंदी के फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को स्वागत करते हैं। हम लोग पूरे बुक को पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे करके। तो आप लोग को एक सवाल उठता होगा कि सर आप 6 लेसन क्यों पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे भी आप लोग जानिए, अगर आपको किसी के यहाँ से उधार लेना है तो सबसे पहले उसी के यहाँ कॉल करते हैं जो आपसे ज़्यादा पढ़ता है, जो आपको देने लायक रहता है। तो ये लेसन जो है, इस लेसन से 10 नंबर मार्क्स एकदम पक्का आना है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग लेसन 6 को कवर किए हैं। इसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे करके पूरा बुक को कवर करेंगे। तो यदि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं लेसन 6 में। चैप्टर का नाम है बहादुर और लेखक के नाम है कुछ अमरकांत है। यह एक कहानी है। क्या चीज है? कहानी है। तो सबसे पहले हम लोग लेखक का परिचय पढ़ेंगे कि का थे ना थे, कहाँ से पढ़े लिखे, का किए न किए, सब पे जानेंगे। इसके बाद हम लोग कहानी पर चलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं लेखक पर। तो सबसे पहले लेखक को जानने से पहले हम लोग जानेंगे उनमें काची काची पढ़ने वाले हैं। उन देख लीजिए, पहला उनके जन्म के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा का शिक्षा के बारे में, तीसरा का नौकरी के बारे में, चौथा लेखन के बारे में। लेखन के बारे में कहने का मतलब होता है कि कोची कोची लिखे थे। कोची कोची लिखने का मतलब होता है कि कहानी लिखे थे, कविता लिखे थे, उपन्यास लिखे थे। जो चीज ये लिखे थे उस पे हम लोग जिक्र करेंगे पूरे डिटेल के साथ। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो पुरस्कार, कौन कौन पुरस्कार इनको मिलल था। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो अन्य। अन्य कहने का मतलब होता है कि उनके लाइफ में और क्या चल रहा था, साथे साथे उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है। और सबसे पहले लेखक का परिचय की बात करें तो उनका जन्म जो होल था वह जुलाई के महीना में होल था। कब होल था? जुलाई के महीना में, जुलाई 1925 में। जुलाई 1925 में होल था नगरा बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ? नगरा बलिया उत्तर प्रदेश में। इसके बाद बात करें तो इनके परिवार के बात करें तो इनका परिवार भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था। मिडिल क्लास फैमिली कहने का मतलब होता है कि वह ऐसा नहीं है कि राजा महाराजा घर से आते थे, इनके फादर उधर बड़का जज कलेक्टर उलेक्टर नहीं थे। एक नॉर्मल मिडिल क्लास से आते थे। तो इनका जन्म भी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इसके बाद बात करें शिक्षा पर तो देखिए शिक्षा क्या कह रहा है। शिक्षा इनका बात करें तो गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हुआ था। काची 10 का जो पढ़ाई हुआ था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं मैट्रिक। तो 10 का जो पढ़ाई हुआ वो कहाँ से हुआ था? गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हुआ था। शॉर्ट में लिखे क्या कि पूरा लिखना संभव नहीं है। तो गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हुआ। इसके बाद बात करें इंटरमीडिएट का, जिसको 12वीं कहते हैं आप लोग, या IX भी कहते हैं हम लोग, और अगर साइंस विषय से लिए तो ISC भी कहते हैं। तो बात करें तो यह IA किए थे, इंटरमीडिएट किए थे। इंटरमीडिएट कहाँ से किए थे? सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से। कब किए थे? 1946 में। ठीक, 1946 में किए थे। आगे बात करें तो यह BA किए। BA कहाँ से किए? BA किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA किए। और कब किए? 1947 में। तो एक सवाल आप लोग को खाया जा रहा होगा कि आई सर, सतीश चंद्र कॉलेज से 12वीं किए 1946 में और BA भी 47 में कर लिए। BA तो कोर्स 3 साल का होता है। तो कहने का मतलब होता है कि ये क्या किए थे, 12वीं के पढ़ाई को ड्रॉप कर दिए थे। माने इनका एडमिशन तो चल रहा था लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे। तो आप लोग एक चीज दिमाग में आ रहा है कि इनका जो जन्म का अति है, डेट है 1945 है। 1945 कहने का मतलब है कि उस समय भारत में स्वतंत्रता संग्राम इतना अधिक मात्रा में फैला था और
25 में जन्म होने के बाद 35-40 में एकदम अंतिम चरण चल रहा था स्वतंत्रता संग्राम के। तो इसके वजह से वो अन्य में हम लोग पीछे आपको पढ़ाएंगे कि अन्य में क्या ये इनके साथ क्या घटना था कि 47 में लगे कर लिए। इसके बाद बात करें नौकरी के, तो नौकरी तो नॉर्मली एक ही को मिलल था, लेकिन बहुत सारे विभागों में यह कार्य किए थे, सहयोगी के रूप में या संबंध भी रखे थे। तो नौकरी इनको देखिए क्या हुआ था, नौकरी 1948 में लगा। कहाँ? आगरा में। आगरा में कौन लगा? दैनिक पत्र में। दैनिक पत्र कहने का मतलब होता है कि जिस समय की यह घटना है, भारत में पत्र पत्रिकाओं का बहुत बड़ा योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक ना। तो स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान था। तो इनको एक जॉब मिला, जिस जॉब का नाम कुछ है 1948 में लगल था आगरा दैनिक पत्र में। आगरा दैनिक पत्र में यह काफी से सांप्रदायिकता थे। सांप्रदायिकता कहने का मतलब होता है कि वहाँ के सदस्य थे और सलाह भी देते थे, साथ ही सलाह भी देते थे, पत्र लेखन का कार्य भी करते थे। जैसे कोई पत्र लिखा जाता है तो उसको इनकरेज रहता है, उसको क्रेज किया जाता है, सही किया जाता है, तब उसको प्रकाशित किया जाता था। तो यह सही करते थे। इसके बाद बात करें तो उनका संबंध अमृत पत्रिका से भी रहा, मानसिक पत्रिका से भी रहा, और एक दो और पत्रिका है जिनसे इनको बहुत अच्छी तरह संबंध रहा। तो अमृत पत्रिका वो घड़ी बहुत बड़ा फेमस था। अमृत पत्रिका बंगाल से निकला हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर निकाले थे इसको पहली बार। रविंद्रनाथ टैगोर अमृत पत्रिका का संप्रदायित हुए। संप्रदायित करने का मतलब ये प्रथम बार निकालने वाले थे। और यह ऐसी पत्रिका थी जो लोगों के क्रांतिकारी भावनाओं को क्या करता था, बढ़ावा देता था, और जिसके कारण आसानी से स्वतंत्रता संग्राम में नए नए वीर, नए नए योद्धाओं का जन्म होते जा रहा था। इसके बाद आगे बात करें तो इनकी पत्रिका के, तो देखिए लेखन की बात करें तो लेखन में देखिए ये दो फेमस थे। दो माने बहुत सारे चीज के बारे में लिखे, लेकिन कहानी और उपन्यास में इनको बहुत ज्यादा रुचि था। और बहुत ज्यादा रुचि था तो सबसे ज्यादा यह कहानी लिखते थे। और कहानी कैसा लिखते थे? लोअर मिडिल क्लास फैमिली के मैंने कहने का मतलब होता है कि जिस समाज से यह आते थे उसी समाज के कहानियों को व्याख्या करते थे। तो देखिए इनकी कहानी को थोड़ा सा जिक्र कर ले रहे हैं कि कौन कौन सा कहानी है। तो पहल का इनका कहानी जो है जिंदगी और जोंक है। पहल का कहानी कौन सी है? जिंदगी और जोंक कहने का मतलब होता है कि उस समय जो भारत के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की इतना हालत खराब था। हालत खराब कहने का मतलब होता है कि न रहने के घर था, न अच्छी तरह का पहनने का कपड़ा था, न खाने का आती था, रोटी था, और साथे भारत में अकाल की भी घटना निरंतर होते जा रही थी। तो उस समय यह लिखे थे कोची एक कहानी जिसका नाम था कची जिंदगी और जोंक। जिंदगी और जोंक कहने का मतलब होता है कि जिंदगी जोंक की तरह कैसे रेंग कर कट रही है धीरे धीरे, इस पे यह एक कहानी लिखे थे। लोअर मिडिल में कहा होता है कि एकदम जो लोगों का जीवनी था एकदम जोंक की तरह बन गया था। जोंक की तरह बन जाने का मतलब होता है कि दिन के नाम झकने कहने का मतलब होता है कि ऐसा कट रहा था जैसे सब चीज रुका हुआ है और जिंदगी धीरे धीरे घसकती चली जा रही है। इसके बाद आगे बात करें तो देश के लोग ये कहानी इसलिए लिखे थे लोगों को क्या कर सके, एक आपस में जोड़ सके। एक आपस में जोड़ सकने का मतलब होता है कि तुरंत भारत जब आजादी के कगार पर था, तो आज़ादी के कगार पर होने के दौरान क्या किए कि लोगों में एकता बनाए रखने के लिए बहुत अति आवश्यक था। इसलिए उस समय यह कहानी लिखे थे कोची देश के लोग जागो। देश के लोग काची था देश को लोग। इसके बाद आगे लिखे थे मौत का नगर कहने का मतलब होता है कि उस समय अंग्रेज लोग इतना अत्याचार मचा रहे थे भारत में। जलियांवाला बाग की घटना हो जाती है कुछ साल इनके जन्म से पहले ही। इसके बाद बहुत सारा रोहलेट एक्ट आ जाता है, अंधा कानून जिसको कहते हैं। बहुत सारा कहानी आया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरदस्ती शामिल कर दिया था ब्रिटेन। तो इसलिए काची एक कहानी लिखे थे कुछ
मौत का नगर। मौत का नगर कहने का मतलब होता है कि सारा संपत्ति और सारा कार्य तो अंग्रेज का हो रहा था, लेकिन मर कौन रहा था? भारतीय लोग मर रहा था, इंडियन मर रहा था। इसके बाद आगे लिखे थे मित्र मिलन। मित्र मिलन कहने का मतलब होता है कि किसानों को आपस में जोड़ने के लिए यह लिखे थे कहानी, जिनका नाम था मित्र मिलन। इसके बाद एक लिखे थे कुछ कुहासा लिखे थे कहानी। अब कुहासा का मतलब क्या होता है कि कुहासा का मतलब होता है कि सूर्य तो उगा है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। आगे क्या है? कुछ दिख नहीं रहा है। कुहासा में यही ना होता है कि सूर्य उगल भी है फिर भी हम लोग आगे का कोई चीज दिखता नहीं है। तो जस्ट लाइक ऐसा ही भी था। यहाँ पे जो किसान लोग था सब एकजुट तो था, लेकिन इनको आज़ादी का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। और जब आज़ादी का जो कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तो इसके कारण कहानी लिखे थे कुछ कुहासा, किस तरह कहानी कट रहा है। इसके बाद लिखे थे उपन्यास। उपन्यास इनका बहुत बड़ा फेमस हुआ था। उपन्यास बहुत बड़ा फेमस कहने का मतलब होता है कि लोगों को बहुत भाया, इससे प्रेरणा लिए और लोगों आगे चल के इनको लोगों को विकास में बहुत मदद मिला। तो पहला का लिखे थे सूखा पत्ता। इसके बाद सेकंड लिखे थे आकाश पक्षी। आकाश पंछी की बात करें तो जो आकाश तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन पंछी जो होता है से चिड़ी एकदम छोटे सा सामान होता है। तो जस्ट लाइक भारत में भी था। भारत इतना बड़ा देश था, लेकिन यहाँ के किसानों का हालत ऐसा हो गया था कि अकेले पंछी के रूप में चारों करे भटक रहे थे। इसके बाद आगे बात करें काले उजले दिन। काले उजले दिन कहने का मतलब होता है कुछ ऐसे भी दिन गुजरा भारत के लोगों को जिसमें कई रात बिना खाए बिना पिए सोए। इसके बाद आगे बात करें सुखजीवी। सुखजीवी कहने का मतलब होता है कि लोगों को किस तरह अपना सुखजीवी छीनते चला जा रहा था और ऐसा कगार पे आ गया था कि लोगों के बीच एकदम दीवार की भावना हो गया था। दीवार की भावना कहने का मतलब है एक दूसरे से मिलना लोग नहीं चाहते थे। इसलिए नहीं मिलना चाहते थे कि अगर कहीं मिले तो वो हमसे क्या करेगा? मदद मांगेगा। तो पहले ही हम गरीब हैं और कोई व्यक्ति हमसे मदद मांगेगा तो हम कैसे कर पाएंगे? तो उसी के लिए बीच लिखे थे कुछ बीच का दीवार। बीच के दीवार कहने का मतलब है इनका उपन्यास से लिखने का मतलब यह था कि जो बीच की दीवार है, जो डर रहे थे कि मिलने के दौरान ये घटना होगी, तो पहले उसको मिलिए, मिलने के बाद जो घटना होगी इसके बाद सोचा जाएगा। तो इसलिए एक उपन्यास लिखे थे बीच की दीवार। बीच की दीवार को खत्म करना। ग्राम सेविका। ग्राम सेविका कहने का मतलब होता है कि ज्यादा फार्मर जो थे वो तो स्मार्ट शहर में नहीं रहते थे, वो कहाँ रहते थे? गांव के एक छोटे से स्थान में रहते थे। तो वहां पे लोगों के लिए एकजुट होना जरूरी था, इसलिए क्या लिखे थे? ग्राम सेविका। ग्राम सेविका माने मीटिंग करना, लोगों को आपस में जोड़ने का कार्य करना। इसके बाद लिखे थे बानर सेना। बानर सेना यह इसलिए लिखे थे कि भारत में उस समय ऐसा लोगों का हालत था कि आधा धोती और लंगे पांव और लंगे बॉडी के साथ अंग्रेजों के विरोध लड़ रहे थे। तो इसीलिए यह राम जी से प्रेरित होकर लिखे थे कुछ बानर सेना, कि बानर सेना पूरे लंका को जला दिया तो भारत से अंग्रेज को भगाना कोई बड़का बात नहीं है। तो उस समय यह प्रेरित होकर क्या लिखे थे? बानर सेना, वानर सेना। इसके बाद आगे बात करें पुरस्कार के, तो उनको पुरस्कार मिल था डिप्टी कलेक्टर के हाथे। काची के हाथ है? डिप्टी कलेक्टर के हाथ है। वो कौन सी घटना थी? अखिल भारतीय कहानी के लिए। अखिल भारतीय कहानी था जिसमें प्रतियोगिता रखा गया था। जितना भी लेखक था सबको क्या किया गया था? एक प्रतियोगिता में बुलाया गया था और उस प्रतियोगिता में क्या किया गया था कि एक कहानी के लिखने के लिए दिया गया था और जिसमें इनको एक पुरस्कार मिला था, जिनका और किनके हाथे मिला था? डिप्टी कलेक्टरी के हाथे मिला था। ठीक ना। इसके बाद अन्य के बात करें तो अभी तुरंत हम आप लोग के ऊपर जिक्र कर रहे थे कि 46 में इंटर पास किए और 47 में बीए में दाखिला हो गया।
मैंने दाखला तो हो जाता है, लेकिन उसका पढ़ाई भी कंप्लीट करना शुरू कर दिए थे। तो क्या किए थे कि वह गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटर के पढ़ाई के लिए आए थे। काची किए थे? गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटर के पढ़ाई के लिए आए थे, 12वीं के पढ़ाई के लिए आए थे। लेकिन उस समय 1942 में भारत में स्वाधीनता के संग्राम छिड़ गया था। काची होल था? स्वाधीनता के संग्राम छिड़ गया था। और स्वाधीनता के संग्राम छिड़ जाने के दौरान यहाँ के जो युवा था सब एकजुट होकर अंग्रेज के विरोध का कर रहा था, लड़ना शुरू कर रहा था। तो लड़ना शुरू कर रहा था, जिसके कारण वह क्या किए थे, 12वीं के पढ़ाई को ड्रॉप कर दिए थे, कुछ समय के लिए छोड़ दिए थे। और कुछ समय के छोड़ने के बाद क्या किए थे कि वह स्वाधीनता संग्राम में क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। और स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के बाद क्या हुआ कि वह कुछ समय बाद फिर अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए, क्योंकि 1947 में भारत का हो गया था, आज़ाद हो गया था। और जब 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया था तो फिर ये अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखे। और एक इनका एक कहानी बहुत फेमस हुआ, जिस कहानी के नाम है कुछ बहादुर। बहादुर के कहानी पर थोड़ा सा जिक्र करें तो यह एक कहानी एक नेपाली गोरखा लड़का के है, जो एकदम लोअर मिडिल क्लास से आता है और नौकर का चाकर का काम करता है। काची करता है? नौकर चाकर का कार्य करता है। और नौकर चाकर का कार्य करने के दौरान उनके मालिक और मालकिनी द्वारा या उनके बाल बच्चों के द्वारा किस तरह जुल्म किया जा रहा था, उस जुल्म को सहता है और वहीं पे वह नौकर चाकर का कार्य करता है। तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, बहादुर के कहानी को कंटिन्यू करेंगे और उस कहानी में हम लोग बताएंगे कि कैसे कैसे बहादुर को बचपन से काम कराया गया, काम कराने के बाद उसको तनख्वाह मतलब मिलता था लेकिन लेता नहीं था। इसके बाद आगे बात करें तो उसका जो मालिक का लड़का था कभी बात बात पर मारता था, चोरी का इल्ज़ाम भी उस पर लगाया। और चोरी का इल्ज़ाम लगाने के बाद उसको क्या किया गया, घर से निकाल दिया गया। निकाल तो ऐसे ना दिया गया था, लेकिन बहादुर अपने अथी के कारण, अपने स्वाभिमान के कारण वहाँ से वह रातारात भाग जाता है। तो आगे हम लोग कहानी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसे कि लेक्चर फर्स्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग लेखक के बारे में बहुत अच्छी तरह जिक्र किए थे। उनका स्कूली शिक्षा, किस तरह पत्र लेखन किए, कितना कहानी था, कितना उपन्यास था, कितना जॉब को ट्रांसफ़र किए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे गए, कैसे स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिए, स्कूली शिक्षा को कैसे गैप करके, सारा चीज़ हम लोग अमरकांत के बारे में पढ़ चुके हैं पीछे। अब इनके कहानी के बारे में जिक्र करने वाले हैं, जिस कहानी का नाम है बहादुर। बहादुर कोई कहानी एक व्यक्तिगत कहानी है। व्यक्तिगत कहानी कहने का मतलब होता है कि किसी एक लड़का की कहानी है, कोई बड़ा जो पूरे जीवन काल को ही अमरकांत जी एक कहानी के रूप में लिख डाले हैं। तो आज हम लोग इस कहानी को जिक्र करेंगे। एक संघर्ष भरा लड़का की कहानी है, जो नेपाल के और बिहार के बॉर्डर के आसपास रहने वाले हैं। तो आज हम लोग देखिए टॉपिक भाई आप लोग को पढ़ा रहे हैं, जिसमें नंबरिंग करवा के लिखा रहे हैं कि जब आप आंसर राइटिंग करने बैठिएगा तो आसानी से सारा पॉइंट को, सारा चीज़ को लिख सके। इसलिए और इसमें ऑब्जेक्टिव भी आसानी से कर सके, हिगाड़ सके, इसलिए इसको हम लोग नंबर वाइज आपको करवा के लिखवा रहे हैं, जिससे कहानी को आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करा जाए बहादुर के जन्म के, जिसे ऊपर लिखल है बहादुर का परिचय। तो सबसे पहले बात किया जाए बहादुर का जन्म। तो बहादुर का जो जन्म हुआ था नेपाल और बिहार के बॉर्डर के आसपास एक छोटे से गांव में हुआ था। एक आसपास छोटे से गांव में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में इनका जन्म हुआ। इसके बाद बात करें परिवार के, तो परिवार के बात करें तो परिवार में इनकी माताश्री थी और इनका पिता थे। पिता मात्र 11 साल की उम्र में, बहादुर के 11 साल की उम्र में युद्ध में शहीद हो गए थे। तो कहीं न कहीं एक तरह से माना जाए तो बहादुर के जो पिताजी थे वह एक सैनिक थे, एक सोल्जर थे। इसके बाद बात करा जाए तो बहादुर को
देख रेख और घर के देख रेख इनकी माताश्री करती थी। इसके बाद बात किया जाए तो बहादुर को कभी कभी माताश्री भैंस को चराने के लिए जंगल में भेज देती थी। और जंगल में भेजने के दौरान बहादुर बहुत शरारती बचा था। और बहादुर के थोड़ा सा जिक्र के फेस तेस के, तो इसका चौड़ा मुंह था, गोरा था, हाइट कम था, इस तरह इनका चेहरा था, बॉडी का बनावट था, थोड़ा सा मोटा था। तो इस तरह बॉडी का बनावट था। जब बहादुर को भैंस दे दिया जाता था चराने के लिए, तो ये जंगल में जाते थे और जंगल में चराने जाने के दौरान वह क्या करते थे कि पेड़, ये डाली से वो डाली, फल तोड़ना, लकड़ी तोड़ना, बिना काम के उटंग पटंग काम करना। उटंग पटंग काम करने का मतलब कि ई पेड़ से वो पेड़ चढ़ना, इनको बहुत शौक था, बहुत सारा क्रिया करते थे। तो एक बार की घटना हुआ, बहादुर को जब यह भैंस चराने गए तो एक बार भैंस को बहादुर बहुत ज़्यादा मात्रा में पीट दिए। ज़्यादा मात्रा में पीट देने का मतलब होता है कि चराने जाते थे तो डंटा उंटा भी लेके जाते थे, जिसके दौरान भैंस इधर उधर भाग रही थी तो बहादुर क्या किए, 2-4 डंडा उसको दे दिए। और भैंस था से एक सनकी आदमी था, और भैंस क्या किया, वहाँ से उठा और बहादुर के माँ जो खेत में काम कर रही थी वहाँ पे चले गए। कौन चला गया, भैंस चला गया। वहाँ पे भैंस चला गया और भैंस थके हुए हाफे हुए वहाँ रुक गया। और रुकने के दौरान जब बहादुर की माँ भैंस को देखा तो समझ गया कि बहादुर फिर इसको भैंस को क्या किए, पीटा है। और बहादुर जब भैंस को पीटा है तो मन में कल्पना करके इनकी माता उससे दुगने मार मारे, किनको, बहादुर को। और दुगने मारने के दौरान बहादुर को वहीं खेत पे छोड़ दिए और भैंस लेके इनकी माताश्री घर आ गए। और भैंस लेकर जब माताश्री घर आ गए तो घर आने के दौरान क्या हुआ, बहादुर वहीं पे रुक गए, रात भर सिसकते रहे। मैंने शाम के समय था, शाम में चराने गए थे, रात भर वहीं पे लेटे रह गए, रुक गए। और रात भर लेटे रहने के दौरान वहीं पे सोए, खाए पिए नहीं, उपास रहे। और फिर भोरे भोरे बहादुर जब उठा तो क्या किया कि अपने घर आया। अपने घर आने के दौरान क्या किया कि माँ जो हंडी रखती थी, आप लोग देखे होंगे कि अगर आप देहात से होंगे या दादा दादी को देखे होंगे तो क्या करती कि मक्खन उखन रखे खाती एक हांडी रखती है। उस हांडी में बहादुर के माँ क्या कर रही थी कि दूध बेचकर, दही बेचकर पैसा को जबर करती थी। दूध बेचकर, दही बेचकर पैसा को जबर करती थी। और बहादुर जब आया तो उस हांडी से 2 रुपया निकाल कर घर से भाग गया। सुबह सुबह की बात है, सुबह सुबह घर आया, पैसा निकाल कर वह भाग गया। भाग कर कहाँ चला गया, गोरखपुर स्टेशन पर, बस स्टैंड, माने वहाँ के आसपास एक छोटा मोटा बस स्टैंड है। जैसे आप लोग के घर द्वार के 2-4-5 किलोमीटर के नज़दीक में कोई बस स्टैंड होगा, तो इसी तरह 6 मील यहाँ चल कर, 6 मील के बात किया जाए तो कहीं ना कहीं 9 किलोमीटर के आसपास होता है 6 मील में, ठीक ना। तो 6 मील चल कर यह गोरखपुर के बस स्टैंड पर चले गए। और गोरखपुर के बस स्टैंड पर जाने के दौरान वहाँ रुके थे। तो रुकने के दौरान यहाँ से कहानी टर्न लेती है। कहानी का टर्न लेती है कि बहादुर को क्या किया गया था कि जो लेखक थे, लेखक के साला क्या किए कि उसको उठाए और उठाने के बाद लेखक के घर ले आ गए। और लेखक के जब घर ले आए, लेखक के नाम जानिए रहे, कुछ है अमरकांत है। लेखक के घर ले आए और लेखक के घर ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं था। लेखक के घर 2-3 परिवार था, जिसमें लेखक खुद थे, अमरकांत थे, लेखक के पत्नी थी निर्मला, इसके बाद एक बेटा था जिसका नाम था किशोर। ये 3-4 परिवार थे। और साला जब इनको घर के ले आए, बहादुर को घर ले आए, तो घर लाने के दौरान क्या हुआ कि बहादुर का जो संरचना था, अभी तुरंत जिक्र किए थे कि मुंह चौड़ा था, गोरा चिट्ठा आदमी था, देह चौड़ा था, तो कुछ जंगली जैसा इसमें रूप लक्षण था। और यह अच्छा खासा नेपाली भी बोलता था। ऐसे भी समझिए कि जहाँ जन्म होता वहाँ के बोलचाल भाषा समझ ही रहते। जैसे हम लोग गांव देहात के रहते हैं तो का करिए ना करिए, इस तरह का लैंग्वेज सीख ही लेते हैं। तो इसी तरह वह नेपाली बोलता था। और नेपाली बोलने के दौरान घर पे आया तो घर पे
अमरकांत के घर पे पूरा गांव के मोहल्ला के भीड़ लगा दिए। और भीड़ लगाने के लिए भीड़ क्यों लगा दिए? केवल बहादुर को देखने के लिए। और बहादुर को देखने के लिए भीड़ लगाए। इसके बाद फिर क्या हुआ कि सब तरह तरह के भाषा पूछने लगे कि तू शेर देखा होगा, बाघ देखा होगा, नेपाली बोलता है। तो इस तरह बहुत सारे चीज़ों को क्या किया, उल्लेख किए। और उल्लेख करने के बाद धीरे धीरे बहादुर रहने लगा। और बहादुर को रहने के बाद क्या हुआ कि जो अथी थी, निर्मला थी, लेखक की पत्नी, कौन ले लेता? साला ले लेता ना, घर साला ले लेते। तो और जन्म स्थान कहाँ था? बिहार और नेपाल की सीमा, बिहार नेपाल की सीमा, बिहार और नेपाल की सीमा पर। और लेखक की जो पत्नी थी निर्मला क्या करती कि पहली बार उसके घर कोई नौकर चाकर आया था। निर्मला शुरू से ही चाहती थी कि मेरे यहाँ भी नौकर चाकर रहे। क्यों रहे? कि उसके यहाँ जो भी है, उसके जो रिलेशन था निर्मला के, लेखक के, सबके यहाँ नौकर चाकर रहते थे। नौकर चाकर रहने के दौरान केवल फरमाइशे पर फरमाइश करते थे, दिन भर नौकर काम धाम करते रहते थे, केवल खटिया पर बैठ के खटिया तोड़ते रहते थे। तो इस तरह थे। तो निर्मला का भी सपना पूरा हो रहा था। तो एक दो दिन हुआ। इसके बाद निर्मला, जब बहादुर काम शुरू तो काम करवाने न लगी निर्मला बहादुर से, दूरा पर बैठा था, तो दूरा पर निकल के लाउड स्पीकर में तेजी के साथ, आओ बहादुर खाना खा लो, हम दूसरे की तरह नहीं है कि नौकर को अलग खाना देते हैं, अलग करते हैं, जो खाते पीते हैं वही पहनाते उड़ाते भी। इस तरह हुआ, जाकर बराबरी कर दी सबके सामने। इसके बाद फिर 2-3 दिन बीता। 2-3 दिन बीतने के बाद धीरे धीरे बहादुर काम धाम करने लगा। धीरे धीरे काम धाम करने के दौरान काम करते करते एक दिन पूरा ही काम करने लगा। पूरा ही काम करने का मतलब होता है कि सुबह सुबह उठना, नीम के डाउटन तोड़ना, नीम के पेड़ पर चढ़ के डाउटन तोड़ता था। डाउटन तोड़ने के बाद जो किशोर था, किशोर के साइकिल साफ करता था कॉलेज जाने के लिए। इसके बाद दोपहरिया में नाश्ता उस्ता करके फिर कपड़ा धोने बैठ जाता था। कपड़ा धोने के बाद फिर तनी मनी खेला कूदा। इसके बाद फिर शाम को उसको बर्तन धोने के लिए निर्मला बैठा देती थी। इस तरह बेचारा के जिंदगी जो है से उलझते चला जा रहा था। और उलझते चले जाने के दौरान क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि एक तरह का बच्चा, बात करें तो बहादुर का मात्र उम्र कितना है? 11 से 13 साल है। 11 से 13 साल की उम्र में कितना काम करने वाला बच्चा रहता है? कुछ नहीं करने वाला। लेकिन फिर भी यह बहुत मेहनती था। शाम में बर्तन भी धो देता था, रात को खाना भी पकाने के लिए जिद करता था, लेकिन निर्मला नहीं पकाने देती थी। खाना पकाने के लिए जिद करता था, फिर शाम में सबका सर दबाता था, पैर दबाता था। इस तरह उसकी जिंदगी धीरे धीरे निमह रहा था। एक बार की घटना है, किसी कारणवश बहादुर किशोर का साइकिल एक दिन साफ नहीं किया। और किशोर के साइकिल साफ नहीं करने के दौरान जब किशोर देखा कि साइकिल गंदा है, तो बहुत मरे जिए मारा। मरे जिले मारने के दौरान बहुत सारा गालियाँ भी दिया। गाली देने के बाद उसको छोड़ दिया। इसके बाद फिर धीरे धीरे बीता चलती गई। और थोड़ा थोड़ा बहादुर का भी लापरवाही बढ़ते चला गया। कहने का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा टॉर्चर करिएगा तो क्या करेगा, थक कर के छोड़ देगा, न तो जो कर रहा है उससे ज़्यादा करेगा, न तो एकदम ही छोड़ देगा। तो जस्ट लाइक बहादुर के भी घटना था। बहादुर धीरे धीरे काम धाम करना छोड़ दिया। अब बहादुर काम धाम करना छोड़ देने का मतलब कि पूरी तरह नहीं, कोई काम उससे बेचारा से छूट जाता था। और कोई काम बेचारा से छूट जाता था, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा मार पीट मिलता था। और बहुत तरह से उसको मारता पीटता था किशोर। और मारने पीटने के दौरान कभी कभी बहुत ज़्यादा रोने लगता था, बहुत ज़्यादा उदास होने लगता था। तो निर्मला उसको समझाती थी बहादुर को कि देखो, नौकर चाकर तनी मनी मार पीट खाए करता था। और जब शाम के दफ्तर से आते थे अमरकांत, वो भी बहादुर को बहुत समझाते थे। इस तरह क्रिया पड़ती गई। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद एक घटना हुआ, जिस घटना में निर्मला कुछ काम दी थी बहादुर को। और निर्मला कुछ काम देने के दौरान बहादुर उस काम को करना भूल गया, जिसके दौरान शाम के समय था, निर्मला भी उसको 2-4 थप्पड़ लगा दी।
तो निर्मला भी 2-4 थप्पड़ लगा देने के बाद क्या हुआ कि जब अमरकांत जब दफ्तर से आए तो ये सारी घटनाओं को देख ले अपनी नगी आंखों से, और सारी घटनाओं को अपनी नगी आंखों से देख लिए। तो देखने के दौरान क्या हुआ कि उनको बहुत बुरा लगा। ऐसे भी बुरा लगा, अगर किसी भी नौकर चाकर अगर लगातार मारिए पीटिएगा तो अच्छा बात थोड़ी है। और अमरकांत जो थे से एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, एक बहुत ही कुशल व्यक्ति थे, काहे कि स्वतंत्रता संग्राम में भी ये युद्ध में भाग ले चुके थे। स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध में भाग लेने के बाद यह बहुत सारे स्थानों पर जॉब भी कर चुके थे। तो इनको बहुत खराब लगा। खराब लगने के साथ साथ मन में एहसास भी हुआ कि अब किशोर, अब बहादुर को मारने पीटने वाला व्यक्ति ये वो न होकर अब 2 हो गया। कौन कौन? निर्मला और किशोर। इसके बाद फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, वह मारपीट चलता रहा किशोर बहादुर के साथ। किशोर भी मारती थी, कभी कभी निर्मला भी लगा देती थी 2-4 थाप। इसके बाद एक बार की घटना है, एक बार की घटना को जी है। इसके बाद भी एक घटना के बाद भी यह कहा हुआ कि जब ज्यादा उदास होता था या बहादुर जब उदास होता था, फिर भी किसी से बोलता उलता नहीं था, किसी को बुराई उराई नहीं करता था, फिर भी वो अपने काम में मगन रहता था। काम में मगन रहने के दौरान जब शाम को सोने जाता था तो सोने जाने के दौरान वह अपने बेड पर एक खाट था, टूटा फूटा बांस का खाट था, उसी पर वह सोता था। और निर्मला एक फटी हुई दरी दे दी थी, ठीक है। तो उसी पर वह सोता था और सोने के दौरान, सोने से पहले वह बहुत सारे कार्य करता, मैंने खेलता था, काची खेलता था। ताश के गड्डी उसके पास था, और गोलियां कहने का मतलब ये बंदूक वाला गोली नहीं, कच्चा वाला गोली, कंचा जिसको बोल सकते हैं, कंचा रखता था। खूबसूरत पत्थर उसके पास रहता था, ब्लेड रहता था, कागज के नाव रहता था, एक नेपाली टोपी था। ये सब लगाकर शाम को कुछ समय तक खेलता था, रात में सबके सर उर दबेला के बाद। और खेलने के दौरान फिर क्या करता था, धीरे धीरे वह सो जाता था। फिर वह एक प्रक्रिया, सुबह सुबह उठना, दातुन तोड़ना, सबके लिए नाश्ता उस्ता भी बना लेना, बर्तन भी धो लेना, दोपहरिया में कपड़ा धोना, शाम को बर्तन धोना, साइकिल साफ करना, बहुत सारा झाड़ू पोछा सब चीज करती थी। दवा भी देता था। दवा भी देने का मतलब होता है कि जब निर्मला बीमार रहती थी तो दवा भी मार्केट से ले आन देता था, या घर में जो दवा रहता था उस दवा को दे देता था। तो इस तरह सारा कार्य करता था। ये सब चीजों से वह खेलता था, खेलने के दौरान वह सो जाता था। इस तरह उसका जीवन व्यतीत हुआ। लेकिन एक बार की घटना है कि जो किशोर था, किशोर ड्यूटी के रूप में उसको काम दे दिया था। काची ड्यूटी के रूप में काम दे दिया था, इतना परमानेंट काम दिया था। काची जूता के रोज पॉलिश करना, साइकिल को रोज साफ करना, रोज उसके कपड़ा को धोना, इस्त्री करना और मालिश करना, इतना जो कार्य था ये पर्सनली किशोर किसको दे दिया था, बहादुर को दे दी था। अगर इसमें से एक काम भी अगर भूल चूक से छूट जाता था तो इतना मारता था बहादुर को किशोर कि कहिए मत, और गाली भी खराब देता था। एक बार की घटना है, जब काम नहीं किया तो काम करने के दौरान इसके बाप को गाली दे दिया। किशोर बहादुर के बाप को गाली दे दिया। और कितना भी ये तो एक बच्चा है तो कहीं ना कहीं एक सैनिक का बेटा है, एक सोल्जर का बेटा, तनी मनी मामूली बात नहीं है, सोल्जर का बेटा है। और सोल्जर के बेटा को अगर किसी बाप के बारे में बुराई कर देना बहुत बड़ी बात होती है, काहे कि वह देश के लिए युद्ध में अपनी मातृभूमि के लिए अपना जान प्राण गंवा दिए थे। तो उस समय वह बहुत ज़्यादा बहादुर नाराज हुआ, और नाराज होने के दौरान एक कोने में जाकर सिसक के रो रहा था। और सिसक के रोने के दौरान जब अमरकांत आए दफ्तर से शाम में तो सारी घटनाओं को मालूम चला। और घटनाओं को मालूम चलने के दौरान समझाए बुझाए बहादुर को, और समझाने बुझाने के दौरान बहुत समझदार था बहादुर, जो था बहुत समझदार था। तुरंत ही कोई भी चीज़ को लिए मान जाता था, और मानने के दौरान फिर वह मान जाता था, फिर अपने काम में बिजी हो जाता। फिर किशोर को भी डांट देते थे। एक और घटना हुई, एक संडे के दिन था तो अमरकांत की जो पत्नी हुई निर्मला, उसके कुछ रिश्तेदार आए थे। और कुछ रिश्तेदार आए थे तो इतना कंजूस थे वो लोग कि वह कोई सर सामान लाए नहीं थे। जैसे सर सामान करने का मतलब कि किसी के यहाँ आप जाते हैं तो फल फूल मर मिठाई लेके जाते हैं ना, तो इसी तरह वह संडे के दिन था, उन्हें कुछ लाया नहीं था। तो अब लाया नहीं था तो चाहा कि अब किसी न किसी तरह कुछ बहाना कर लिया जाए।
तो जब संडे के दिन था, अब आया उन लोग, तो आने के दौरान क्या हुआ कि पहले तो रिक्शा चलता था, रिक्शा से आया, रिक्शा से उतर कर और आकर बैठा उठा। बैठने के दौरान ऐसे भी देखिए बहादुर जैसे एक बच्चा था, कोई भी रिश्तेदार उश्तेदार जाता था तो उसके सामने खड़ा हो जाता था ये भी, ठीक है। और खड़ा होने के दौरान क्या हुआ कि जब उन लोग को कुछ नहीं सूझा और लगा कि हम खाली हाथे आ गए हैं, तो आने के दौरान उन लोग का बहाना बनाया, उन लोग बहाना बनाया उसके रिश्तेदार के था, मैंने इसके नैहर हो गया, निर्मला के नैहर के हो गया, निर्मला के नैहर के एक औरत थी, बच्चा था और जेंट्स भी था, सब था। और रहने के दौरान फिर क्या किया कि धीरे धीरे चाय पानी हो गया, नाश्ता पानी हो गया। नाश्ता पानी होने के दौरान वह बोलने लगी, कौन, एक औरत थी, वह औरत बोलने लगी कि देखो ना, हम पैसा 11 रुपया रखे थे खूट पे, और खूट पे रखने के दौरान यहाँ खाट पर रखे थे, और खाट पर से पैसा गायब हो गया। तो खाट पर से पैसा गायब हो गया, तो मालूम चला कि पैसा खाट पर से मालूम हो, तो सब चीज़ ढूंढना शुरू कर दिया। और ढूंढना शुरू करने के दौरान यह सब झूठ कहानी है, इसमें कुछ पैसा उसा भुला नहीं है। तो ढूंढना शुरू कर दिया, और ढूंढने के दौरान बहादुर का जो सोता था, जो कपड़ा लाता था, फटल दरी था, जूता था, भूरा रंग के जूता भी था इसके पास, ठीक ना, भूरा रंग के जूता था, ये सबको क्या किया, उलट पलट दी। वो जो रिश्तेदार आल थी वो औरत, वो सारा उलट पलट दी, और उलट पलट के जहीं मन तहीं उसका सारा सामान को बिखरा दी। अब बिखराने के दौरान फिर बहादुर को बुलाई, और बहादुर पर 11 रुपया चोरी का इल्ज़ाम डाल दी। और 11 रुपया चोरी का इल्ज़ाम जब डाल दी, तो डालने के दौरान क्या हुआ कि बहुत उस पर टोचन किया गया। टोचन कहने का मतलब होता है कि बहुत उसको जबरदस्ती उसको कि कहाँ रखा है, क्या हुआ, और बहाना का बनाई बहादुर को बदे कि बहादुर यहाँ खड़ा था और खाट पर से पैसा उठाया और जल्दी से दौड़ते हुए बाहर चला गया। कहीं न कहीं कोई दुकान में दे दिया होगा, नहीं तो मिट्टी में गाड़ दिया गया होगा, नहीं तो कहीं लुका दिया गया होगा। इस तरह सारी जबरदस्ती के इल्ज़ाम डाला गया। और जबरदस्ती के इल्ज़ाम डालने के दौरान फिर क्या हुआ कि बहादुर जब घर पे आया, तो घर पे आने के दौरान इसको साथ बहुत मारा पीटा गया। और जो रिश्तेदार थे और निर्मला थी, निर्मला भी कम नहीं थी, निर्मला भी उसको धर के जबरदस्ती कि बताओ कहाँ है ना है। तो बेचारा का मालूम रहे, ले रहे तब न बताए कि है या नहीं है, कहाँ लुका है ना लुका है। और जबरदस्ती इन लोग करने लगा कि बता दो, 2 रुपये इनाम के रूप में दे देंगे। अरे क्या इनाम के रूप में देगा, बेचारा का पास रहेगा तब न बताएगा। तो इस तरह हुआ। इसके बाद लगे हाथे संडे के दिन था, और दफ्तर भी नहीं गए थे। कौन, अमरकांत लेखक दफ्तर नहीं गए थे। और लेखक जब दफ्तर नहीं गए थे, तो वो भी इसी सामने थे। इसी सामने के दौरान जो रिश्तेदार था वह पुलिस बुलाने की बात कर रहा था, अमरकांत से बोल रहा था कि लगाइए, पुलिस को बुलाइए। ये बहुत सारी घटनाओं को हुआ। इसके बाद फिर क्या हुआ कि आंगन से बहादुर को जो रिश्तेदार थी, वो गर्दन धर के चौक दूर दरवाजा पर ले जाती थी, और दरवाजा पर धीरे से पूछती थी पैसा लिया तो दे दो। इसके बाद फिर आंगना में लाती थी, फिर कस के चिल्लाती थी, झगड़ा करती थी, फिर उसको ले जाती थी दरवाजा पर, फिर पूछती थी ये पैसा दे दो। तो इस तरह सारा क्रिया करते करते एक वो सारा मामला शांत हो गया। तो सारा मामला शांत होने के दौरान उस दिन रात हो गया, और रात होने के दौरान बिना खाए पिए सो गया। और बिना खाए पिए सोने के दौरान क्या हुआ कि बहादुर जो था वो रात में भूखे सोया। इसके बाद सवेरे पड़ोसी जो रिश्तेदार थे उन लोग भी चल गए, और रिश्तेदार जाने के दौरान 1-2 दिन रहा। 1-2 दिन रहने के दौरान फिर क्या हुआ कि बहादुर अपने स्थान करने का मतलब जो लेखक के घर रहता था, तो लेखक के घर से क्या किया कि एक दिन भाग गया। भागने के दौरान क्या हुआ कि उस दिन बहादुर के हाथ से जो शीशा के जो बुआम होता है ना, बुआम कहने का मतलब डब्बा, शीशा के डब्बा जो होता है, उसके हाथों से टूट गया था। और टूटने के दौरान वहाँ से वह भाग गया। और भागने के दौरान जब निर्मला को पता चला, किशोर को पता चला, लेखक को पता चला, तो बहुत अफसोस किए। तो बहुत अफसोस कहने का मतलब होता है, लेखक निर्मला बोली कि हम लोग को क्या समझता है, बिना पैसे ले चल गया, कहता तो हम तुमको घरे पहुंचा देते, पैसा कहता तो हम रोकते थोड़ी जाएला। मैंने 27 वो आथा कहे लगी, लेकिन मन में तो दूसरे भावना उसको चल रही थी, मारपीट की भावना
चल रहा था। इसके बाद किशोर को भी बहुत अफसोस हुआ। अफसोस क्या हुआ, उससे माफ़ी मांगना चाहा, लेकिन बहुत दूर दूर तक पता लगाया किशोर, लेकिन बहादुर को कोई मालूम पता नहीं चला। और मालूम पता नहीं चलने के दौरान और साथ बहादुर ये भी था कि भागा था तो कोई सामान नहीं लेकर गया था। कोई सामान करने का मतलब जो खेलता था ताश के गड्डी से, ब्लेड से, नाव से, खूबसूरत पत्थर से, घर में एक जूता मिलल था भूरा रंग के, उसको भी नहीं ले गया। कपड़ा एक दो सीट था उसको भी छोड़ दिया। इस तरह वहाँ से बहादुर भाग गया। भागने के दौरान लेखक की पत्नी को, जिसको किशोर को बहुत अफसोस हुआ। अफसोस होने के दौरान इस घटना को समाप्त हुआ, इस कहानी को समाप्त हुआ। तो इस कहानी से यह सीख मिलता है कि आप किसी को इतना मत सताइए कि बाद में अफसोस करने की वजह बन जाइए। तो अफसोस बनने की वजह से बढ़िया है कि आप कम ही शुरू में दुलार प्यार करिए, लेकिन एक मर मिलाप के साथ उसको लेके चलिए कि आगे चल के उसको दिक्कत ना हो, कि वो आपको हीन की भावना से न देखे और आप भी एक गुनाहगार के रूप में साबित न हो। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। ऑब्जेक्टिव के रूप में PDF हम लोग नेक्स्ट क्लास में देंगे आप लोग को, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काहे कि हम पूरे बुक के PDF के रूप में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। कुछ बन गया है, कुछ बाकी है, तो आप लोग को मिलने वाला है। तो लगभग जून जुलाई तो चल रहा है, जुलाई चल रहा है। आप लोग को सितंबर अक्टूबर में हम सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्वेश्चन दे देंगे, जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।